भारत ने अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार नौसेना क्षेत्र भर में अपनी मौजूदगी लगातार मजबूत कर रही है। भारतीय नौसेना ने घोषणा की, समुद्री शक्ति को बढ़ाते हुए कोई मिशन बहुत दूर नहीं, कोई समुद्र बहुत विशाल नहीं। भारतीय नौसेना समुद्र में एक विश्वसनीय प्रतिरोधक मुद्रा में तैनात रहती है ताकि पाकिस्तान या पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों की किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का निर्णायक रूप से जवाब दिया जा सके। 7 मई 2025 की सुबह के शुरुआती घंटों में जब भारत ने अपनी सीमा पार हमले शुरू किए थे, उसके कुछ ही समय बाद कराची में कुछ अजीब हुआ। कुछ नहीं, कोई जहाज बंदरगाह से नहीं निकला, कोई पाकिस्तानी F-16 विमान उड़ान के लिए नहीं उठे, कोई जवाबी कार्रवाई के आदेश जारी नहीं किए गए। क्योंकि जब दुनिया ब्रह्मोस मिसाइलों को अपना पहला मिशन उड़ते हुए देख रही थी, भारतीय नौसेना पहले से ही अपनी जगह पर थी, शांत, मोबाइल और कराची बंदरगाह के ठीक बाहर खतरनाक रूप से करीब तैनात थी। पाकिस्तानी जहाज अपने ही बंदरगाह में फंसे हुए बैठे थे, चारों तरफ सोनार की परछाइयों और रडार के भूतों से घिरे हुए, और अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे हिले तो उनका काम तमाम हो जाएगा। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत का पहला इस्तेमाल था और यह सफल रहा। उस सुबह पाकिस्तान का बेड़ा खुद को कराची पोर्ट के उस संकरे रास्ते में फंसा हुआ पाया या फिर तटीय बंदरगाहों में फंसा हुआ था। व्यावसायिक जहाजरानी भी रुक गई थी। कराची पोर्ट, जो देश की आर्थिक और नौसैनिक जीवन रेखा है, एक शांत और सतर्क घेराबंदी के तहत था। भारत ने पाकिस्तानियों पर एक भी मिसाइल नहीं दागी थी। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। बिना धमाकों के ही संदेश काफी स्पष्ट था। अपने विरोधियों के विपरीत भारतीय सेना ने गैर लड़ाकू जीवन के प्रति अपने सम्मान में हमेशा अडिग रही है। हमने आतंकवादी हमले के 96 घंटे के भीतर अरब सागर में कई हथियार परीक्षणों के दौरान समुद्र में रणनीति और प्रक्रियाओं का परीक्षण और सुधार किया। उद्देश्य हमारे क्रू, हथियारों, उपकरणों और प्लेटफॉर्म की तत्परता को फिर से प्रमाणित करना था ताकि चुने गए लक्ष्यों पर सटीकता से विभिन्न हथियार पहुंचाए जा सके, ऐसा वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने कहा। चेतावनी सीधी थी, हम यहाँ हैं, हम तैयार हैं, और अगर आप जवाबी कार्रवाई करेंगे तो नाश्ते से पहले ही आपकी नौसेना खत्म हो जाएगी। यह समुद्र में भारत की कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत का एक आदर्श उदाहरण था। भारत ने न तो जुटाव के लिए इंतजार किया और न ही हफ्तों तक खतरनाक तनातनी और चेतावनियों में उलझा। जब तक ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिसाइलें दागी जा रही थीं, तब तक नौसेना पहले ही घेरा कस चुकी थी। नौसेना के कैरियर बैटल ग्रुप्स, सतही बल, पनडुब्बियां और विमानन संसाधन पूरी युद्ध तैयारी के साथ समुद्र में तैनात थे। निगरानी ड्रोन और सैटेलाइट फीड्स पाकिस्तानी जलक्षेत्र के अंदर हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे, जबकि बोइंग P-8I गश्ती विमान अरब सागर में चक्कर लगा रहे थे। उनके रडार जाल जीवन के संकेतों की तलाश में थे। अरब सागर एक शतरंज की बिसात में बदल गया था और भारतीय मास्टर एक अति आधुनिक ओपनिंग खेल रहे थे। पाकिस्तानी दुश्मन को इसका पता नहीं था, लेकिन भारत ने पहले ही शतरंज की बिसात के हर खाने को कवर कर लिया था। कराची के पास कभी कोई मौका ही नहीं था। लेकिन ऑपरेशन 7 मई को शुरू नहीं हुआ था। इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। 2001 के भारतीय संसद हमले के बाद के समय में, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने 9 लोगों की हत्या कर दी थी। अब यह वीडियो YouTube के एल्गोरिदम के अनुसार निश्चित रूप से विज्ञापनदाता अनुकूल नहीं है, और यही वजह है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। YouTube का यह आदत है कि वह युद्ध के बारे में बात करने वाले वीडियो को सीमित कर देता है, लेकिन यही हमारे समय की सच्चाई है। तो अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर सकें और नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें, तो इससे वीडियो को बहुत फायदा मिलेगा। हम आपके आभारी हैं। 2001 के संकट के दौरान भारत ने अपनी सेना की हर शाखा को तैयार किया था, लेकिन तैयारी में 2 हफ्ते लग गए थे। जब तक सेना हमला करने के लिए तैयार हुई, तब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ चुका था और मौका हाथ से निकल गया था। आने वाले वर्षों में भारतीय रक्षा योजनाकारों ने एक नया सिद्धांत विकसित करना शुरू किया, जो गति और ऐसी सेनाओं पर आधारित था जिन्हें किसी भी समय सक्रिय किया जा सके। इसे कोल्ड स्टार्ट के नाम से जाना गया। जहां सेना ने सीमा पार हमला करने के लिए एकीकृत युद्ध समूह विकसित किए, वहीं भारतीय नौसेना ने चुपचाप अपनी खुद की नीति को समुद्र में उसी तत्परता के अनुरूप ढाल लिया। ध्यान अब कैरियर समूह की गतिशीलता, पनडुब्बी की गुप्तता और बेहतर रियल टाइम खुफिया जानकारी पर केंद्रित हो गया। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने सैन्य लामबंदी को तेज करना शुरू किया, तब तक नौसेना पहले से ही तेज प्रतिक्रिया के लिए तैयार थी, जिसमें ब्रह्मोस से लैस विध्वंसक
स्टेल्थ फ्रिगेट, पनडुब्बियाम और शक्तिशाली विक्रांत शामिल थे। ये सभी G-SAT-7 रुक्मिणी सैटेलाइट के तहत थे और ये सभी समुद्री कोल्ड स्टार्ट के हिस्से थे। यह वर्षों की तैयारी का चरम था ताकि तेजी से हमला किया जा सके, तनाव को सीमित किया जा सके और हिंद महासागर के युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सके। तो 22 अप्रैल 2025 को जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में हिंदू तीर्थ यात्रियों पर गोलीबारी की, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए, तो प्रतिक्रिया में कोई देरी नहीं हुई। बचने वालों के अनुसार हमलावरों ने समूह को अलग किया, मुसलमानों को जाने दिया और हिंदुओं की हत्या कर दी। कुछ हत्यारे हमेशा की तरह सीमा पार भाग गए, लेकिन इस बार भारत ने तुरंत और जानबूझकर तैयारी शुरू कर दी। लड़ाकू विमान अलर्ट पर आ गए, जबकि मिसाइलें तैयार कर दी गईं। एक नौसैनिक टास्क फोर्स अरब सागर में रवाना हो गई और ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। और 7 मई की सुबह तक 36 भारी हथियारों से लैस जहाज और भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह के बाहर तैनात थे। बंदरगाहों और तट के पास उथले पानी में फंसे हुए पाकिस्तानी बेड़ा कुछ नहीं कर सकता था, बस देख सकता था और बेसब्री से इंतजार कर सकता था। 3 दिन की घेराबंदी के दौरान किसी भी पक्ष ने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन इससे अफवाहों का सिलसिला नहीं रुका। जैसे जैसे गतिरोध जारी रहा, मुस्लिम सोशल मीडिया पर लगातार यह दावे सामने आते रहे कि बंदरगाह पर हमला हुआ है। बंगाली न्यूज चैनल ABP आनंदा ने भी फिलाडेल्फिया में एक विमान दुर्घटना की क्लिप दिखाते हुए दावा किया कि एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। लेकिन असलियत में भारतीयों ने पाकिस्तानी नौसेना को एक कोने में धकेल दिया था और जो एक लड़ाई बन सकती थी वह तनावपूर्ण लेकिन सुरक्षित रही, जब तक कि 10 मई की सीजफायर नहीं हो गई। लेकिन प्रचार सिर्फ एक तरफा नहीं था। भारतीय मीडिया चैनल जैसे इंडिया टुडे, आज तक, TV9 भारतवर्ष, ABP@G न्यूज ने भी दावा किया कि भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर हमला किया है। हालांकि उन रिपोर्टों का खंडन पाकिस्तानी समाचार और सोशल मीडिया स्रोतों की लाइव रिपोर्टिंग द्वारा तुरंत ही कर दिया गया। इसी तरह 11 मई को भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत उत्तरी अरब सागर में निर्णायक और प्रतिरोधक मुद्रा में तैनात रहेंगे और पूरी तैयारी और क्षमता के साथ समुद्र और जमीन पर चुनिंदा लक्ष्यों पर, जिसमें कराची भी शामिल है, हमारे चुने हुए समय पर हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि नौसेना ने कोई हमला किया है। पूरे घटनाक्रम की दोनों तरफ की रिपोर्टिंग मजाक है। कोई बंदरगाह पर सैन्य हमला गढ़कर आखिर क्या हासिल करना चाहेगा? मुझे लगता है एक तरफ सहानुभूति और दूसरी तरफ रेटिंग्स, लेकिन मेरा मतलब है यही सबसे अच्छा कारण है जो मैं सोच सकता हूं। और फिर भी पूरी बात बेतुकी है। भारतीय सेना ने जबरदस्त संयम दिखाया और यह कोल्ड स्टार सिद्धांत के काम करने का एक आदर्श उदाहरण था। यही असली कहानी है यहाँ की। तो चलिए वापस उसी पर आते हैं। जिस बेड़े से भारत ने कराची को घेर लिया था वह 36 अत्याधुनिक युद्धपोतों का समूह था जो बहुक्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए अनुकूलित थे। और इसके केंद्र में है INS विक्रांत, जो एक अत्याधुनिक नौसेना का ताज है। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे पूरी तरह से देश में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डिजाइन और निर्मित किया गया है। राष्ट्रपति मोदी की योजना के अनुसार, जिसमें भारत अपने सभी रक्षा उपकरण देश में ही बनाएगा, न कि पहले की तरह हमेशा ग्राहक देश बना रहेगा। यह लगभग 45,000 टन का विस्थापन करता है, एक स्की जंप स्टोबार सिस्टम संचालित करता है और 30 तक विमान ले जा सकता है, जिनमें MiG-29 के फाइटर जेट, कामोव के A-31 AW हेलीकॉप्टर और भारत में बने हलध्रुव यूटिलिटी चॉपर शामिल हैं। यह विमान वाहक पोत 4 गैस टरबाइनों पर चलता है जो इसे 28 नॉट से भी अधिक गति तक ले जा सकती हैं। INS विक्रांत की रक्षा AK-36 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स द्वारा की जाती है, जो उच्च गति से 30 मिलीमीटर राउंड दागने में सक्षम है ताकि आने वाली मिसाइलों और विमानों को रोका जा सके। यह 64 इजरायली बराक, एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी ले जाता है जो कम दूरी की हवाई खतरों से निपटने के लिए हैं, और अधिकांश नौसैनिक जहाजों की तरह यह भी रडार और हीट सीकिंग हथियारों को भ्रमित करने के लिए चैफ और फ्लेयर काउंटर मेजर्स तैनात कर सकता है। ऑन बोर्ड सेंसर्स में त्रिआयामी वायु निगरानी रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स शामिल हैं। हालांकि इसकी असली ताकत डेक से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स से भी आगे यह है कि इसकी कॉम्बैट सिस्टम्स पूरी तरह से भारतीय नौसेना के नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के साथ एकीकृत हैं।
कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस और इंटेलिजेंस या NC3I एक बैटल नेटवर्क है जो भारतीय नौसेना के सभी जहाजों और विमानों से जानकारी को एकीकृत करता है। साथ ही GSAT-7 रुक्मिणी एक भूस्थैतिक सैन्य उपग्रह जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था, जो पूरे हिंद महासागर क्षेत्र पर लगातार बिना पलक झपकाए निगरानी रखता है। यह विक्रांत को केंद्रीय नोड बना देता है, जो एक साथ स्ट्राइक मिसाइलें लॉन्च करता है, फ्लीट डिफेंस का समन्वय करता है और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ऑन ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति में कैरियर ने बाकी फ्लीट को न केवल आक्रामक ताकत दी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन सुचारू रूप से चले। INS विक्रांत के साथ साथ भारत ने INS विक्रमादित्य को भी तैनात किया, जो उसका पुराना रूसी निर्मित कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोनों कैरियर्स की मौजूदगी ऑन ऑपरेशन के विशाल पैमाने और कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत के मूल को दर्शाती है, जिसमें हर उपलब्ध संसाधन के साथ दुश्मन पर जोरदार हमला करना शामिल है। दोनों कैरियर्स के साथ चलते हुए और NC3I नेटवर्क में स्वदेशी रूप से शामिल होकर कोलकाता क्लास ने भारतीय नौसेना डिजाइन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाया। 2006 में लॉन्च की गई यह पहली स्वदेशी रूप से निर्मित विध्वंसक श्रेणी थी, जिसमें भारी मारक क्षमता को नेटवर्केड कमांड सिस्टम की क्षमता के साथ जोड़ा गया था। इसमें भविष्य के प्लेटफार्मों जैसे रुक्मिणी सैटेलाइट और विक्रांत के साथ एकीकरण की संभावना को ध्यान में रखा गया था, जो बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं है। यह ब्रह्मोस मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है। बेड़े की रक्षा के लिए उन्नत बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करता है, जो इजराइल और भारत का संयुक्त उपक्रम है, और सतह के लक्ष्यों को तेजी से फायर करने वाली OTO मेलारा 76 मिलीमीटर नौसैनिक तोप से निशाना बना सकता है। पानी की सतह के नीचे कोलकाता में भी 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स और RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर हैं, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका रडार और सोनार हवा सतह और सतह के नीचे के क्षेत्रों में खतरों को ट्रैक करने में सक्षम है। 70-100 टन से अधिक विस्थापन के साथ यह भारत के घरेलू रूप से निर्मित और उच्च तकनीक वाली नौसेना युद्ध शैली की ओर बढ़ने का पहला कदम था, जिसे नेटवर्किंग और हमला करने दोनों के लिए बनाया गया था। इसका उत्तराधिकारी विशाखापत्तनम क्लास 2015 में लॉन्च किया गया था और उसी फॉर्मूले को बेहतर स्टील, बेहतर ऑटोमेशन और अधिक स्वदेशी घटकों के साथ परिष्कृत किया गया। यह कोलकाता क्लास के समान ही हथियारों से लैस है। और फिर था INS राजपूत। संभवतः अपनी अंतिम युद्ध मिशन पर रवाना हो रहा राजपूत भारतीय निर्मित नहीं था। यह शीत युद्ध के समय का स्टील था, जो सोवियत यूक्रेनी शिपयार्ड में बना था और 1980 में भारत को बेचा गया था। 45 साल बाद यह आखिरी बार अरब सागर में दाखिल हुआ, ब्रह्मोस मिसाइलें लेकर, जहां कभी स्टाइक्स मिसाइलें लगी थीं। भारत के अग्रिम पंक्ति के फ्रिगेट्स में 2 मुख्य श्रेणियां शामिल हैं, शिवालिक क्लास और तलवार क्लास। शिवालिक क्लास, जिसे 2004 और 2007 के बीच लॉन्च किया गया था, भारत की पहली घरेलू स्टील्थ युद्धपोत श्रृंखला थी, जिसे रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर कम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि इसमें जबरदस्त मारक क्षमता भी थी। इन फ्रिगेट्स को या तो बराक 1 या 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, ब्रह्मोस या क्लब एंटीशिप मिसाइलों, टोरपीडो और 76 मिलीमीटर नौसैनिक तोपों से लैस किया गया है, जिससे ये सतह, वायु और पानी के नीचे के खतरों से निपटने में बहुप्रकारी बन जाते हैं। तलवार क्लास, जिसे 2 बैचों में 2000 और 2011 के बीच लॉन्च किया गया था, रूस से आयातित थी, लेकिन भारतीय उपयोग के लिए अनुकूलित की गई थी, जिसमें स्टील्थ शेपिंग और भारतीय हथियार प्रणालियां शामिल थीं। तलवार फ्रिगेट्स पुराने रूसी स्टिल मिसाइल या बराक 1 SM और क्लब मिसाइलों से लैस हैं। वे अपनी गति, विश्वसनीयता और अपग्रेड्स व मॉडिफिकेशंस के साथ भारत के बाकी नौसैनिक बेड़े के साथ मजबूत एकीकरण के लिए जाने जाते हैं। दोनों क्लासेस बेड़े के संचालन के लिए आवश्यक हैं और भारत की नेटवर्क वॉरफेयर प्रणालियों के साथ पूरी तरह से संगत हैं। भारत के फ्रिगेट बेड़े का भविष्य नीलगिरी क्लास के साथ जुड़ा है, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई नई पीढ़ी के स्टेल्थ युद्धपोत हैं। स्वदेशी रूप से एकीकृत बराक 8 एयर डिफेंस और ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ इन जहाजों को शुरू से ही बेहतरीन भारतीय हथियारों, NC3I कनेक्टिविटी और स्टेल्थ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अरब सागर के नीचे स्क्रिपिन पनडुब्बियां, जिन्हें भारत में कलवरी क्लास के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तानी बेड़े के चारों ओर घेरा कसने के लिए गश्त करती हैं। फ्रांस के साथ साझेदारी में निर्मित और 2017 से 2023 के बीच लॉन्च की गई ये
डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन स्टेल्थ के लिए बनाई गई है, जिनकी ध्वनि पहचान बहुत कम है और इनका ढांचा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तटीय जल में स्थानीय ट्रैफिक के साथ घुल मिल जाएं और अदृश्य हो जाएं। इनकी टॉर्पीडो ट्यूब्स दोहरे उपयोग की हैं और ये स्वदेशी रूप से निर्मित वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो एक्सोसेट SM-39 एंटी शिप मिसाइलें दाग सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये माइंस भी लॉन्च कर सकती हैं। हालांकि एक चीज जो ये नहीं कर सकती वो है ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को लॉन्च करना। सबमरीन से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस कलवरी की टॉर्पीडो ट्यूब के लिए बहुत बड़ी है और इसके लिए हल में बना वर्टिकल लॉन्च सिस्टम चाहिए, जो कलवरी में नहीं है। यह भूमिका शायद भारत की भविष्य की परमाणु पनडुब्बियों को मिलेगी, जिन्हें अभी प्रोजेक्ट 75 अल्फा प्रोग्राम के तहत विकसित किया जा रहा है। हालांकि ये पनडुब्बियां शायद 20वीं-30वीं के मध्य तक कमीशन नहीं होंगी। उनके ऊपर बोइंग P-81 नेपच्यून विमान लगातार गश्त कर रहे थे। ये लंबी दूरी के सब हंटर मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन, सोना बॉय और सिंथेटिक एपर्चर रडार का इस्तेमाल समुद्र में हलचल का पता लगाने के लिए करते हैं। भारतीय नौसेना के हर दूसरे उपकरण की तरह इन्हें भी NC-3I सिस्टम के तहत सैटेलाइट और ड्रोन से जोड़ा गया है, ताकि कराची के नौसैनिक ढांचे की निगरानी की जा सके, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और उन्हें ऊपर से देखा जा सके। INS विक्रांत के डेक से उड़ान भरते हुए MiG-29 के भारत के आधुनिक बेड़े में तेज धार और पुराने जमाने की आक्रामकता लेकर आता है। मूल रूप से शीत युद्ध के दौरान डिजाइन किया गया था। इस प्लेटफॉर्म को विमान वाहक पोत के लिए फिर से बनाया गया, कठोर लैंडिंग के लिए मजबूत किया गया और इसमें मुड़ने वाले पंख दिए गए। यह R-77 मिसाइलें ले जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की AIM-120 AMRAAM के रूसी समकक्ष हैं और नजदीकी मुकाबले के लिए R-737 ही सटीक निर्देशित गोला बारूद और एंटी शिप मिसाइलें भी ले जाता है। और मैं ईमानदारी से कहूं तो यह मेरा पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि MiG-29 आसमान में उड़ने वाले सबसे प्रतिष्ठित विमानों में से एक है। इसके आकार में एक तरह की डरावनी खूबसूरती है, खासकर कॉकपिट के आसपास, जिसने मुझे हमेशा रोमांचित किया है। जैसे किसी बच्चे के कमरे में लैम्बोर्गिनी का पोस्टर या फराह फॉसेट की तस्वीर लगी हो। बस यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन असली खूबसूरती तो यह है कि यह ऑपरेशन बिना किसी नागरिक की मौत के पूरा हो गया। यही है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की खूबसूरती। लैम्बोर्गिनी की तरह तेज वार करो, MiG-29 की तरह जोरदार हमला करो और फिर फराह फॉसेट की तरह मुस्कुराते हुए निकल जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा दुश्मन सोच पाए कि कैसे जवाब देना है। सिर्फ मिसाइल हमला करने के लिए नहीं, बल्कि यह संदेश देने के लिए कि भारत को जीतने के लिए हालात बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को छुपाकर शुरू नहीं किया था। उन्होंने इसे पूरी दुनिया के देखने के लिए शुरू किया और एक तेजी से मजबूत होती भारतीय सैन्य क्षमता की पूरी ताकत के साथ। कैरियर ग्रुप्स ने कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग ली और तैनात हो गए। आसमान में ड्रोन थे, ऊपर सैटेलाइट्स थे, भारतीय मिसाइलें सीमा पार गरज रही थीं और कोई माफी नहीं, क्योंकि हमलों की सटीकता के साथ किसी माफी की जरूरत ही नहीं थी। जब आतंकवादी निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं तो वे माफी की मांग नहीं करते। यही बात भारतीय सेना के संयम को उनके विरोधियों से बिल्कुल अलग बनाती है। लेकिन साथ ही भारत अब आतंकवादियों के हाथों बार बार दबाए जाने से थक चुका है और दुनिया ने एक मजबूत, निर्णायक लेकिन पूरी तरह संतुलित जवाब देखा। आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी जा रही थी और कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है, पूरी तरह से काट दिया गया था। तो पाकिस्तानी प्रतिक्रिया में क्या था? शुरुआत में वही पुरानी बातें दोहराई गईं। ड्रोन, इनकार और 8 मई को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ परमाणु युद्ध का खतरा स्पष्ट और मौजूद है। जो स्पष्ट और मौजूद था वह सच था। मोदी ने उनकी धमकी को झूठा साबित कर दिया था। भारतीय नौसेना ने कराची को चारों तरफ से घेर लिया था। भारतीय वायुसेना दुश्मन की हवाई सीमा के अंदर गहराई तक उड़ान भर चुकी थी। भारतीय मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को भेद दिया था और दूसरी तरफ के लोग तो रनवे से भी बाहर नहीं निकल पाए थे। फिर 9 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय वायुसेना के पंजाब और जम्मू स्थित एयरबेस को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया थी। इस हमले में पारंपरिक मिसाइलों के साथ साथ 600 से अधिक ड्रोन के झुंड भी शामिल थे, जिनका मकसद भारतीय रक्षा प्रणाली को चौंका देना था। लेकिन भारतीय वायु रक्षा सक्षम और परतदार है।
भारत की सबसे बेहतरीन रूस से प्राप्त S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली ने शानदार काम किया और परमाणु क्षमता वाली शाहीन मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक लिया, जबकि स्वदेशी आकाश और इजरायली स्पाइडर जैसी प्रणालियों ने सैकड़ों आने वाले खतरों को गिरा दिया। भारतीय इजरायली बराक 8 मिसाइलें जो नौसैनिक जहाजों पर तैनात थीं, ने भी प्रमुख तटीय अंतर्वायु क्षेत्र गलियारों की सुरक्षा में भूमिका निभाई। लगभग सभी पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्रों और ड्रोन को टकराने से पहले ही रोक लिया गया, जिससे जमीन पर बहुत कम नुकसान हुआ। इससे भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली की परिपक्वता और उन्नत स्तर का प्रदर्शन हुआ और पाकिस्तान की पहल वापस पाने की कोशिश नाकाम रही। यह मेरे जीवन का सबसे खुशहाल दिन है जब मैंने अपनी संतान को इतनी सटीकता और खूबसूरती से दुश्मन के आने वाले हवाई लक्ष्यों को मार गिराते हुए देखा। हमलावर के बाद उत्साहित डॉक्टर प्रहलादर रामाराव, जो आकाश के डेवलपर हैं, ने कहा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि यह प्रणाली अपेक्षाओं से भी बेहतर तरीके से आने वाले लक्ष्यों का सटीकता से आकलन कर रही है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन 10 मई 2025 को पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमले के 24 घंटे से भी कम समय बाद भारत ने सटीक हमलों की दूसरी लहर शुरू की। लेकिन अब लक्ष्य आतंकवादी कैंप नहीं थे, वे पाकिस्तान की सीमा के अंदर गहराई में स्थित सैन्य संपत्तियां थीं। हवा और जहाज से छोड़े गए ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ साथ अन्य सटीक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए भारत ने हवाई अड्डों, रडार साइटों और हथियार डिपो पर हमला किया। इस ऑपरेशन ने सिर्फ पहुंच ही नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण भी दिखाया, जिससे फिर से केवल सैन्य संपत्तियों का विनाश हुआ और कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। इससे एक बार फिर दोनों पक्षों के युद्ध के तरीके और मानव जीवन के मूल्य में अंतर उजागर हुआ। भारत के विपरीत पाकिस्तान खुद का बचाव करने में असमर्थ रहा और उसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि शेख जायद हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ, जिससे पाकिस्तान और उसके सहयोगियों ने निंदा की। लेकिन यह हवाई अड्डा सैन्य उपकरणों और अभियानों का केंद्र है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह एक वैध लक्ष्य है जो पाकिस्तान की अपनी नागरिक संरचना की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को उजागर करता है। दशकों से भारत पाकिस्तानी परमाणु बयानबाजी की छाया में जी रहा है। सीमा पार से हर उकसावे के साथ यह धमकी जुड़ी रहती थी, चाहे वह कहीं जाए या न कहीं जाए, कि अगर वे जवाब देंगे तो हालात ऐसे स्तर तक बढ़ सकते हैं जहां से वापसी संभव नहीं होगी। सालों से पाकिस्तान का यही तरीका रहा है कि परमाणु युद्ध की धमकी के पीछे आतंकवादी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्वीकार्य व्यवहार को छुपाया जाए। लेकिन कोल्ड स्टार्ट इसी खेल को हराने के लिए बनाया गया था, ताकि कार्रवाई तेज और सटीक हो सके। यह 2001 जैसा नहीं था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधी दुनिया को एकजुट किया था और जिहादवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और फिर 20 साल तक लड़ा था। यह स्मार्ट सिद्धांत का क्रियान्वयन था, सीमित सैन्य कार्रवाई जिसमें दुश्मन को जल्दी और जोरदार चोट पहुंचाई जाती है और फिर मैदान छोड़ दिया जाता है। और यह पूरी तरह से सफल रहा और इसने भारत को उस जगह से बिल्कुल अलग स्थिति में ला दिया है जहां वह पहले था। वही देश जो कभी वार सहन करता था और फिर इस्लामी मानसिक खेलों में उलझ जाता था, अब तेज और कड़ा प्रहार करता है, जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमला होने पर परिणाम क्या होंगे। वही देश जो कभी अपने हथियार खरीदा करता था, अब उन्हें खुद बनाता है। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का मोहताज नहीं है, वह आतंकवाद का सटीक और तेजी से सफाया करने के लिए स्वतंत्र है। अगर आप इसे बाहर से देख रहे हैं, चाहे आप बीजिंग में हों, तेहरान में हों या वॉशिंगटन में, ऑपरेशन सिंदूर ने जरूर आपका ध्यान खींचा होगा, क्योंकि जबरदस्त सैन्य ताकत और विश्व स्तरीय तकनीक दिखाने के अलावा भारतीय सेना ने एक नया पैटर्न भी दिखाया है कि नया भारत अब बुरे पड़ोसियों की धमकियों से डरने वाला नहीं है और फिर उसे प्रतिक्रिया न देने के लिए कहा जाए। और जो नौसेना उन्होंने बनाई है और लगातार विकसित कर रहे हैं, वह इसका एक अहम प्रतीक है। कोल्ड स्टार्ट के साथ साथ भारत की आधुनिक नौसैनिक नीति बड़े राष्ट्रीय रणनीति आत्मनिर्भर भारत में निहित है, यानी रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। इस सिद्धांत के तहत भारत विध्वंसक जहाजों और पनडुब्बियों से लेकर मिसाइलों और सैटेलाइट सिस्टम तक हर चीज का घरेलू उत्पादन बढ़ा रहा है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर कोई संकेत है, तो यह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। भारत एक ऐसी नौसेना बना रहा है जो दुनिया के उस हिस्से में शक्ति प्रदर्शन और रक्षा करने में सक्षम हो जहां दांव बहुत ऊंचे हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यह बीजिंग के लिए उतना ही संदेश है जितना कराची के लिए है। अब अगर आप भारत पर हमला करते हैं तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।